दोस्तों आज का पॉडकास्ट अंकित जाम के साथ रिकॉर्ड करा है हमने. ही इज वन ऑफ द टॉप 20 HR इन्फ्लुएंसर्स एज रिकॉग्नाइज्ड बाय इकोनॉमिक टाइम्स. ही इज द चीफ लर्निंग ऑफिसर इन वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स इन द कंट्री. ये 2 बार TEDx स्पीकर रह चुके हैं और लाइफ के बारे में एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव इन्होंने शेयर करा है. प्लान बी नहीं थे लाइफ. वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ दिस ईयर, द मोस्ट नेगेटिव बुक ऑन पॉजिटिविटी, ये इन्होंने ऑथर करी है. इनसे हमने लाइफ की बात करी है. हमारे अंदर जो नेगेटिविटी, जो फियर्स, जो इमोशंस छुपे रहते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं बेड़ियों की तरह जकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से हम अपना कर्म शायद कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाते. मैंने जिंदगी के कोई 24-25 साल होली नहीं खेली है. वहां से मेरा माइग्रेन शुरू. You asked about childhood issues. This was the biggest childhood scar. किस तरह से उन इमोशन से डेली बेसिस पे हमें डील करना चाहिए, काम के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, डेथ के बारे में, किस तरह से हमें सोचना चाहिए, इनकी अपनी पर्सनल जर्नी क्या रही है. My first cigarette was I think 11th with a friend of mine. जब भी लो लगता था तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिमाग को नम कर. हर दिन regret cigarette आपको देती है. You must admit, and I did admit to myself that I had become an addict. ग्रीफ, एंगर, सैडनेस, लोनलीनेस, सफोकेशन, डेथ ऑफ अ लव्ड वन. अपनी जिंदगी में इन सारी बेड़ियों को तोड़ करके कैसे आप सक्सेसफुल बन सकते हो, वो इस पॉडकास्ट में डिस्कस हुआ है. भले ही बड़े इस साल से होता है डिसिप्लिन मतलब गड्ढा, डिसिप्लिन मतलब दहशत, डिसिप्लिन मतलब बोरिंग. बट देन यू रियलाइज दैट बॉस डिसिप्लिन मतलब फ्रीडम. ये पॉडकास्ट के अंदर पूरी जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे डील करना है वो डिस्कशन हो रखा है. I'm a depressed person is different from I have depression. मुझे लगता है मैं सिगरेट पीऊं, but fuck सिगरेट मुझे पीनी. जब मेरे को ये समझ में आया तो मैं हर दिन इस फीलिंग के साथ नहीं रहना चाहता. फिर हसल शुरू हो गया. Recently I went to ऋषिकेश. वहाँ जाके मैं मंदिर में सो गया. 15-20 मिनट सोया हूँ. But तरुण I can't tell you क्या गहरी नींद आई. अगर पॉडकास्ट पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो. बचपन में वो बच्चा इतना कंपेयर हुआ है, इतना अभाव में जिया है कि उसको किसी का घर भरता देखकर तसल्ली नहीं. वो क्या थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करे, कैसे बनेगा वो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल. पहले उसे अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि यार मैं अभाव में जिया. ये पॉडकास्ट को अगर मेरे को एक टाइटल देना है, अगर इस पॉडकास्ट में क्या बात हुई है वो समराइज करना है, तो उसका नाम है जिंदगी. अपनी जिंदगी बनाई है, साथ में लोगे तुम्हारी भी बनवा दूंगा. सच्ची बताओ, रील बनाकर डालते हो तो देखते नहीं हो कितने व्यूज आए. मेरे तो अभी डालने शुरू किए हैं. मैं कौन सा कंटेंट क्रिएटर हूँ? पर डाल देखते हो. हाँ, क्यों नहीं देखता हूँ यार. क्या बात करते हो? मेरे दिमाग को डोपामाइन चाहिए. देखता हूँ. वो भी डिटैचमेंट का एक वो आएगा जब किताब से आए. 4 साल लगे किताबों से डिटैच होने में. हाँ. जब उसका वक्त आएगा तो उसकी भी आएगा. हाँ. देखो, डिटैचमेंट और प्रिटेंस ऑफ डिटैचमेंट में बहुत फर्क है. आपकी ऑथेंटिसिटी का फर्क है. मैं नहीं हूँ डिटैच्ड, क्योंकि मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ और कुछ नया कर रहा हूँ. तो नए इश्क की खुशबू दूर तक जाती है. ठीक है, तो मैं नए इश्क में हूँ. किताबों में मैं रच बस गया हूँ. तो मैं लिख के छोड़ सकता हूँ. तो मैंने 10 लिख के छोड़ दिए हैं, हवाले कर दिए हैं. तो ये डिटैचमेंट का साइकिल क्या है? क्योंकि जो भी ये सोच रहा है कि आज उसकी नौकरी लगी, हाँ, आज उसको जो है पहली बार क्लाइंट ने तारीफ करी है, आज उसका पहला प्रमोशन हुआ है, तो ये डिटैचमेंट का साइकिल चलता कैसे? देखो मेरे जैसे लिए किताबों में डिटैचमेंट है पर रील में अभी नहीं है, वो भी आएगी. तो ये जर्नी क्या है? मुझे लगता है मोनोटनी और बोर्डम और रेपिटेशन डिटैचमेंट लेकर आता है. आप कोई भी चीज़, ठीक है, 4 साल कर लो हर दिन, आप डिटैच हो जाओगे. ठीक है. आपकी ईगो जो सस्ते नशे, सस्ते मज़े लेती है पहले 3 महीने में, वो छोड़ देगी. अरे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं ऑथर हूँ, वो छोड़ देगी. ठीक है. फिर अल्टीमेटली आपको पता लगेगा कि बॉस, तुम और तुम्हारा क्राफ्ट वही सच्चाई है. तुम तभी तक ऑथर हो जब तक तुम लिख रहे हो. कुछ टाइम के बाद वहाँ से भी निकल लोगे. लेकिन वो गहराई में हम नहीं उतरते. ऐसे फ्लर्ट करके, वन नाइट स्टैंड करके, हॉबीज़ और पैशंस के साथ हम घूमते रहते हैं. तो आप किसी चीज़ से कैसे डिटैच होगे जब आप ऊपरी तौर पे ही सुपरफिशियली फ्लर्ट कर रहे हो? गहरा तो उतरो. वहाँ से अंकित, अभी आप एक लर्निंग डिवीजन लीड करते हो फॉर अ वेरी बिग कंसल्टेंसी फर्म. कंसल्टेंसी फर्म के जो लोग होते हैं ना, गर्मी में भी सूट पहन करके घूमते रहते हैं टू प्रेजेंट देमसेल्व्स. दैट्स द रियलिटी, राइट? मैं भी पहनता हूँ जो ये प्रेजेंट करने के लिए कि भाई देखो हम कितने प्रिम एंड प्रॉपर हैं. और उनकी लर्निंग जर्नी को लीड करना इज नॉट स्मॉल टू माई माइंड.
And especially when you speak so openly about the flaws in your own character and your own journey of maybe trying to improve them. रियलिटी सभी की ये होती है, कोई प्रेजेंट कुछ भी करता रहे, रियलिटी सभी की ये होती है कि हर कोई जूझ रहा है कि यार ये यहाँ कुछ कर दूँ, मैं यहाँ कुछ इम्प्रूव कर लूँ, मैं इसको ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे ना एक्ट करूँ मैं. ये रियलिटी अंदर से सबका, वो जो आपने कहा ना, अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है वो सब उस बच्चे को ही ठीक ठाक रखने में लगे हुए हैं एट अ डीपर लेवल. तो कभी कोई ऑफिस में पूछता है कि यार ये क्या है, ऐसे क्यों बोल देता है तू, या ऐसे क्यों कर रहा है तू? यार ऐसे मेरे को बोला है लोगों ने, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हुई, अप्रिशिएटिव तरीके से बोला है. पीपल टेल मी दैट अंकित यू डोंट टॉक लाइक हाउ कॉर्पोरेट्स टॉक. जैसे मैंने इतने साल लोगों को अंग्रेज़ी में घुमाते हुए सुना है कि मेरा दिल्ली का लौंडा अब बहुत बस हो गया है यार. हाँ. अब बोलेंगे तो मन से बोलेंगे, सच बोलेंगे, हाँ. तमीज़ से बोलेंगे, मर्यादा से बोलेंगे, लेकिन दिल से बोलेंगे. हाँ. जॉब्स हमें डिफाइन नहीं करती, ये मैंने समझा पिछले 4-5 साल में, थैंक्स टू बुक्स. सो आई डोंट नीड टू बिहेव इन अ फैशन विच समबडी आउट देयर थिंक्स इज राइट. और उस समबडी का कोई चेहरा भी नहीं है. हाँ. किसने बोला? यू नो, little deviation from here, in one of my organizations I used to sit in the cafeteria. ऐसी सालों कोई हंस नहीं रहा है, कैसे स्ट्रेट जैकेटेड रोबोटिक ज़िंदगी जीते हैं और खाना खाते हैं. इससे क्यों? मुझे नहीं समझ में आता था कि भाई अगर बॉस आ रहा है तो ऐसे झुकने की क्या ज़रूरत है. मैं भी झुका, बट इतनी रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी से मोदी जी थोड़ी आ रहे हैं यार. हाँ. इसे इतना दहशत क्यों? क्यों अपने व्यू पॉइंट्स को तुम्हें पीछे रखना है? मोदी जी को देखकर दहशत होती है आपको? है, मैं मोदी जी आए, प्रधानमंत्री आए, ठीक है, तुम झुक रहे हो, ठीक है जी, ऐसे कर रहे हो, ठीक है. बट द सच फैसिनेशन इंडियंस हैव विद बॉस आ गए, बॉस आ गए. यार भाई इंसान है वो, ठीक है. जिनके घर में पैसा है वो भी अपनी जबान मार के, जिसको चलो रिश्ते हैं, किश्ते हैं, उसमें बटा है, समझ में आता है कि उसे डर लगता है कि यार तरुण खफा हो गया तो नौकरी से निकाल देगा, फिर मेरे घर की किश्तें कैसे जाएंगी, ठीक है. बट अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मजबूरी नहीं है तो फिर हर रोज सुबह ये सूटेड बूटेड स्लेवरी किस बात की भाई? ये क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रही है. वी आर टॉकिंग हाई परफॉर्मेंस एंड पीक परफॉर्मेंसेस, ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी है. तुम्हारे अंदर की क्षमता ये सब नहीं बाहर लेकर आएगा जब तक तुम मुल्ला की दौड़ मस्जिद से बाहर नहीं निकलोगे कि मुझे हर वो चीज़ करनी है जो उसको खुश करे. तो मेरे को ये चीज़ें समझ में आनी बंद हो गई. थैंकफुली वी आर ऑल्सो बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम इन चीज़ों के भी खिलाफ हैं. अगर नहीं होते तो शायद मैं टिकता भी नहीं. सो मैं इन प्रिंसिपल ही ना मेरे अंदर का बाघ ही जाग गया कि यार नहीं. एंड इफ यू स्पीक टू माई टीम मेंबर्स दे विल टेल यू एग्जैक्टली, दे विल टेल यू दैट हम कॉर्पोरेट जार्गन्स में हम बात नहीं करते. हाँ. दैट मस्ट बी वेरी रिफ्रेशिंग, क्योंकि साला ट्रेनिंग में जो जितने कॉर्पोरेट जार्गन यूज़ होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे वर्ड जो तुम कहीं और नहीं सुनोगे. पहले मैं भी वही गलती करता था तरुण, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यार जो इंसान तुम्हारे सामने बैठा है ना, उसका टाइटल और उसका रोल उसकी ज़िंदगी का शायद 1% है और वो उसे भी नहीं पता है. हाँ. तो तुम उससे बात करो लाइफ और ज़िंदगी के बारे में, लेकिन ऐसे करो कि यहाँ जाए और यहाँ ना जाए. मैं तुम्हें बोलूँ डोपामीन एंड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो वो यहाँ गया, बट उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे समझाओ कि वो यहाँ लगे. और मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी उसी में इन्वेस्ट हुई है, इस चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में, क्योंकि मैंने बहुत जार्गन्स और अंग्रेज़ी वो बहुत देख लिया भाई. तो मेरे दिल्ली का लौंडा बोला, माई इंग्लिश इज़ एक्सलेंट, इफ़ यू स्पीक टू मी इन इंग्लिश आई विल इम्प्रेस यू विद इट, ओके, बट इफ़ यू आस्क मी, मैं पुष्प बिहार में पला बड़ा हूँ, दिल्ली का लौंडा हूँ, अंग्रेज़ी मुझे बाद में मिली है, ठीक है. तो आप समटाइम्स आई गो एंड आस्क कि तुम किससे मिलना चाहते हो, ऑथर से, सीएलओ से, या दिल्ली के लौंडे से. हाँ. कोई सीएलओ और ऑथर से नहीं मिलना चाहता, सब दिल्ली के लौंडे से मिलना चाहते हैं. हाँ. ये मैंने भी अपने करियर में ना कहीं बीच में कहीं रियलाइज़ करा कि यार सल्यूट नहीं मारना, चाहे कुछ भी हो जाए ना,
सल्यूट नहीं मारेंगे क्योंकि फिर नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। तो नींद तब आती है जब यार ऑथेंटिक तरीके से जो है ना, जब बोला कई बार ना जैसे ऑफिस में बहुत कुछ होता रहता है, तो कई बार लोगों ने कहा यार कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ। मैं कभी कुछ नहीं हो रहा। सॉरी, मैंने आपका पॉडकास्ट का फ्लो इंटरप्ट कर दिया। अगर पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। बैक टू योर पॉडकास्ट नाउ। जो मुद्दा है उस पे मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैं बीजेपी में थोड़ी हूँ कि पार्टी कुछ भी बोलेगी तो जो है, या कांग्रेस में थोड़ी हूँ कि पार्टी कुछ भी बोलेगी तो मेरे को जो है वही लाइन टो करनी है। एक मुद्दे पे हो सकता है मेरी राय अलग है, दूसरे पे हो सकता है राय अलग है। करेक्ट। कौन उठा रहा है मुद्दा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऑथेंटिसिटी जो है ना, वो जितना सुकून देती है, या ऑथेंटिसिटी में आपको कम से कम अपने दिमाग में तो पता नहीं यार मैंने सही करा, मैंने अपनी समझ में सही करा। एब्सोल्युटली। सही या गलत क्या है ये भी शायद बहुत सब्जेक्टिव है। एब्सोल्युटली। बट अपनी समझ आपको से सोना सही है करना। आपके फैसलों के साथ यार, रात को आपको नींद आनी चाहिए। हाँ, कि यार मैं सही करके आया हूँ, तो वो सबसे बड़ी, ये जो सुकून आपकी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है ना, वो तभी मिलता है जब आप ऑथेंटिक हो। एब्सोल्युटली। और वो तभी होगा जब सल्यूट नहीं मार रहा, जब वो दिल्ली का लौंडा जो है वही बात कर रहा है ना, तब इट्स ऑल्सो गोइंग बैक। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कॉन्वर्जेशन में ना एक है कि देखो, एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला, उसने दुनिया देखी, वो दिखते दिखते कुछ बन गया, फिर कुछ सालों के बाद उसे घर की याद आई। हाँ, तो साला घर ही चलते हैं यार। हाँ, इट्स होम कमिंग। करेक्ट। कि अब मैं ये हूँ, मैं यही था, और मैं यही रहूँगा। वो बीच में मैं पता नहीं कहाँ। हाँ। तो एक टेडेक्स में मैंने ऐसा बोला कि देखो, मैं शायद, मुझे नहीं पता कि मैं फंडामेंटली क्या था, बट मैं बीच में वनीला लाते बन गया था। ठीक है, स्वीट, प्लीजिंग, ठीक है, महंगा, सोफिस्टिकेटेड, इसे लेकिन मुझे ऐसा लगना शुरू हुआ है कि मैं साला था ही ब्लैक कॉफ़ी। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी हूँ, जैसे कड़वा हूँ, सच्चा हूँ, लेकिन रॉ और ऑथेंटिक हूँ। किक आएगा और काम करवा दूंगा। हाँ, जैसे अपनी ज़िंदगी बनाई है, साथ में लोगों के तुम्हारी भी बनवा दूंगा। So my second TEDx was exactly this, that from being a vanilla latte I went to black coffee. For me that's homecoming, क्योंकि मुझे वहाँ सुकून है। So मैं बोलूँ ना बोलूँ, my view there is that disagree और अपना व्यू पॉइंट रखना मेरे लिए सोशली ज़रूरी नहीं है, यहाँ होना ज़रूरी है। Sometimes I would not say so, क्योंकि मेरे को नहीं बोलना है, कॉज एंड इफेक्ट अच्छा नहीं बैठ रहा है, कॉस्ट टू शेयर बहुत है, ईगो से निकल के आ रहा है ये व्यू पॉइंट, तो मैं नहीं बोलता। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इंटरनली तौर पे अपना सच पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर मुझे पता है तो कल वो मेरे काम आएगा। तो इंसान अंदर से सफ़ेद पानी रहे, कि नज़र डालो और दिख जाए कि अंदर क्या चल रहा है, उतनी ट्रांसपेरेंसी रहे। अब वो ट्रांसपेरेंसी बाहर देते हो या नहीं देते हो वो सेकेंडरी है, मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अंदर पता होना चाहिए। यार ब्रेकअप इतना पेनफुल क्यों होता है? मैं 40 साल का हूँ, मुझसे 25 साल वाली चीज़ें पूछ रहे हो। किताब में जो आपने लिखा है ना अपनी, तो इसमें जो डार्क फेजेस डाले हैं आपने, जो या आई वुड से कि जो किताब के अंदर जो आपका तरीका है ना लिखने का, वो बहुत डार्क है ना। सो ये जब मैं पढ़ रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये बहुत सारे वो लोग रिलेट करेंगे जो इमोशनली बहुत डार्क फेज से जाते हैं। आपके हिसाब से सबसे डीपली इंग्रेन्ड, क्योंकि अब आप जो है कॉर्पोरेट लर्निंग में, L&D में भी लोगों को देखते हो, जो ये ऑफिस जाने वाली जो जनता है सबसे ज़्यादा किस चीज़ से जूझती है? देखो, मेरे को लगता है कि एज अ पैटर्न, व्हेन वील रीच टू दीज वर्ड्स, बट वैलिडेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सब की लाइफ में। बड़े ब्रांड के साथ काम करना, वैलिडेशन, रेटिंग अच्छी लेकर आना, वैलिडेशन, मेरा बोनस किसी से अच्छा होना चाहिए, वैलिडेशन, कैसा क्लाइंट काम कर रहा है, किस तरीके का मैं काम कर रहा हूँ, वैलिडेशन, मैं उस इंसान के साथ काम कर रहा हूँ, वैलिडेशन। सो द नीड टू गेट वैलिडेटेड बिकॉज इट puts a stamp on your self-identity. Complex, either inferiority and superiority, ये triggered रहता है हमारा। जो superior है वो इसी धुन में है कि अपना वर्चस्व, डोमिनेशन,
अपनी शख्सियत का लोहा कैसे बनना। ओके, जो इन्फीरियर है वो इसी ऑब्सेशन में है दैट हाउ ऑन अर्थ शुड आई प्रूव टू माई सेल्फ एंड टू अदर्स दैट आई एम नॉट इन्फीरियर। तो मैं ये जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इससे अलाइन हो जाऊँ किसी तरीके से, या मैं अलाइन हो जाऊं या मैं खुद उसके जैसा बन जाऊं, क्योंकि मुझे आउटकम सबको रिस्पेक्ट अप्रिसिएशन ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि इससे फाइट करके रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन मिलेगा, उससे मुझे खुशी और पीस मिलेगी। ये जो, क्योंकि अब आपने बताया 4:45 पे मेडिटेट करते हो, ये जो इनर जर्नी है वो तो 3 तरह की रियलिटी बताई गई है, ठीक है, हमारे जो वेद हैं। हाँ एक है ब्रह्म हाँ विच इज द यूनिवर्स आउटसाइड योरसेल्फ। करेक्ट। एक है आंतरिक विच इज द यूनिवर्स इनसाइड योरसेल्फ, और एक है माया हाँ जो हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, विच इज नथिंग बट myth, right? These are the 3 realms of reality as defined in our Vedas. जो अंदर वाली रियलिटी है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है हाँ कि, और मेडिटेशन भी वही आंतरिक रूट है। फिर भी ये हर कोई ये ब्रह्म वाली रियलिटी में क्यों अप्रिसिएशन ढूंढ रहा है? देखो, जो अंदर की रियलिटी है ना, और रियलिटी को अच्छा या बुरा, साफ या ओपेक में नहीं डिफाइन करते। जितनी भी तुम्हारी रियलिटी तुम्हें दिखती है वही माया क्रिएट करती है बाहर। तुम्हारे अंदर चिढ़ बैठी है, जेलसी बैठी है, तो तुम किसी से भी जेलस हो सकते हो। तो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन, is a goddamn reflection of what's happening inside you. के पीछे का एक साइंस बता हूँ मैं, क्योंकि एक स्टडी मैंने पढ़ा था। जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो जो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बनाते हैं वो चेंज होते रहते हैं। Correct. Synapses. When your inner world changes, because the causal link between your inner world and outer world is how your brain is perceiving the Maya or the reality, as you call it. अब वो ब्रेन का परसेप्शन चेंज हो जाता है बेसिस योर इनर इमोशंस एंड फीलिंग्स, जो आप मेडिटेशन से क्योर कर रहे हो, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन जब चेंज होगा तो सेम सिचुएशन को परसीव करने का आपका जो है तरीका चेंज हो जाएगा, नजरिया बदल जाएगा। Absolutely. Absolutely. Now that's brain's anatomy, easily explained. But the fact is that you will see most people are so ingrained in external realities that they wouldn't go back and see कि यार comparison और envy और shame मेरी body से आ रहा है। एक और एंगल एनवी का बताता हूँ या जेलेसी का बताता हूँ। अगर एनवियस या जेलस फील करना है तो अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट कर लो कि तुम उस चीज, अगर तुम ये सोच सकते हो कि भगवान शिव अगर लार्जर गुड के लिए विश पी सकते हैं और तुम में वो कैरेक्टर या क्षमता नहीं है, तो फिर तुम क्या ही कर रहे हो? तुम तो कहीं जन्म दूर हो कुछ बड़ा अचीव करने के। उस चीज़ से अगर एनवियस फील करने लग जाओ, या जब भगवान राम की खुद की लाइफ में इतना बड़ा स्ट्रगल चल रहा है तो वो किसी और की स्ट्रगल में कूद करके जो है ये कह सकते हैं कि यार मेरे को नहीं लग रहा कि किष्किंधा में सही हो रहा है जो भी हो रहा है, बाली का राज ठीक नहीं है, तो मैं पहले यहाँ पर जो है इसका जिंदगी इसको सॉल्व करूँगा। वो अगर अपनी परेशानियों को अलग रख करके वहाँ नहीं कूद सकते तो फिर क्या कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हो? तो वो जो कैरेक्टर है उससे एनवियस फील करोगे तो अपनी लाइफ में बहुत ऊपर निकलते चले रहो। तो वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है एनवी को यूज़ करने का, कि इतने बड़े स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट कर लो कि यार ये सब चीज़ें छोटी गेम है। हाँ, छोटी गेम नहीं, छोटी गेम, बड़ी गेम खेलेंगे। आई एग्री, बट दुख की बात ये होती है दैट समटाइम्स ट्रांजिएंट एनवी, कि आज हुई कल नहीं हुई, किसी से हुई किसी से नहीं हुई, इंसान संभाल लेता है। बट जब एनवी आपके जिंदगी का एलिमेंट्री हिस्सा बन जाती है ना, आपके कैरेक्टर में घुस जाती है, तो वो बीमारी है। यू वुड मीट पीपल जो किसी की तरक्की से खुश नहीं होते। देयर इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी विच ऑल्सो सजेस्ट दैट समटाइम्स पेरेंट्स आर एनवियस ऑफ देयर किड्स सक्सेस। फिर उनको ये लगता है कि यार हम नहीं कर पाए, साला इसने कैसे कर लिया। हमारी प्लेस ऑफ रिस्पेक्ट जा रही है। हाँ, ये हमारे कंट्रोल से कैसे बाहर निकल गया।
हमने इसके लिए जो मोल्ड बनाया था, जो इसकी औकात तय करी थी, शख्सियत तय करी थी, उसको ये तोड़ के कैसे चला गया? ये स्टडी है. There is ample evidence where envy becomes a part perpetually. अगर आप envious हो, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर कुछ टॉक्सिसिटी है और है, तो वो envy रिश्ता नहीं देखती. रैशनली आप सोचोगे कि यार इस रिश्ते में तो तुम्हें खुश होना चाहिए, ठीक है, कोई तुम्हारी बंदिशें तोड़ के बाहर निकला है, कोई इतना बड़ा बना है, तुम्हें डिसबिलीफ क्यों आ रहा है कि इसने कैसे कर लिया? रैशनली तो इंसान ऐसे ही सोचता है ना, बट सुपरफिशियल एनवी जो हर इंसान को होती है वो क्रॉनिक एनवी से अलग है. जब वो इतने अंदर बैठी है ना, तो वो चाइल्डहुड इशू है. वो बचपन में वो बच्चा इतना कंपेयर हुआ है, इतना अभाव में जिया है कि उसको किसी का घर भरता देखकर तसल्ली नहीं मिलती. और वो क्या ग्रैटिट्यूड और क्या थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करेगा? कैसे बनेगा वो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल? पहले उसे अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि यार मैं अभाव में जिया हूँ. बहुत बहुत ब्यूटीफुल एवोल्यूशन भी हो सकता है और बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी वहाँ से निकल सकते हैं. तो कितनी कोई भी टॉक्सिक इमोशन आपके अंदर तक कितना बैठा है, वो अगर आपको समझ में आ जाता है तो वो गोल्ड माइन है. गुस्सा, डर, इससे मुझे डर लगता है, डिफरेंस है कि मैं डरा हुआ इंसान हूँ. समझ रहे हो? मुझे डर लगता है कि आज लगा कल नहीं लगा, आया गया है. लेकिन वो अगर कोर पे बैठा है, तो मैं सेंटर डरा पे हुआ बैठा है, इंसान, तो आपकी आइडेंटिटी में छप गया है. आई एम अ डिप्रेस्ड पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम आई हैव डिप्रेशन. ये जो रिस्पेक्ट वाला है ना, जो हमारी जनरेशन में बोलते थे इज्जत कमानी पड़ती है. हाँ, यहाँ तो भैया पहले दे दो आप. मेरा माय किड, उस दिन मैं कुछ कर रहा था, मेरे को अचानक से ऐसे आवाज़ आई उसकी कि आई एम नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड. हाँ, सब कुछ छोड़कर मैंने देखा वो निक्कर में घूम रहा है. मैं कहा ये कहाँ से सीखा है तूने? आई एम नॉट रिस्पेक्टेड. ये रिस्पेक्ट जो है वो मतलब, अब हमारे ट्रेडिशनल माइंडसेट में तो हम यही सोचते हैं ना कि यार मतलब क्या बच्चों की मतलब, दे आर फीलिंग कि अगर मैंने कुछ बोला और आपने सुना नहीं या आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आई एम नॉट बीइंग रिस्पेक्ट. सो रिस्पेक्ट इज बाय जस्ट एग्जिस्टिंग. तुम क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हो तो तुम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, विच कुड बी राइट. बट हमारा जनरेशन उस माइंडसेट से नहीं. वी हैड कंडीशनल रिस्पेक्ट एंड कंडीशनल अप्रिसिएशन. यस यस. कि एक्सेप्टेंस भी तभी मिलेगी जब तुम कुछ करके उखाड़ कर आओगे जिंदगी में. हाँ, और वो मुझे लगता है गलत था. ऐसा क्यों? देखो वो परपेचुअल, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में गलत था. दूसरी जनरेशन की हम बाद में बात करेंगे. आपकी सेल्फ वर्थ और आपको इज्जत किसी चीज़ से मिले, उसके लिए आप 90% लेकर आओ, वो सौदेबाजी है. इज्जत तो इर्रिस्पेक्टिव होनी चाहिए, वो सेल्फ वर्थ को ऐड करती है. हम वैलिडेशन में क्यों फंसे थे और अब उससे निकलने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग ने हमेशा यही सीखा, ये करूँगा तो ये मिलेगा, उससे फिर ये मिलेगा. अब इमेजिन करो कि अगर टाइम जोन में पीछे जाते हैं और इर्रिस्पेक्टिव एक्सेप्टेंस मिलती है, इर्रिस्पेक्टिव सेल्फ वर्थ आपको मिलती है. जो चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, और चाइल्ड साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे जाके मिलते हैं, जहाँ से मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ सीखी जो मैं अपनी बेटी के साथ इस्तेमाल करता हूँ कि आई लव यू नेवर नीड टू बी कंडीशनल. जैसे तुम क्यों बच्चों को हग और किस और आई लव यू कंडीशंस के साथ देते हो? जैसे हम तुमसे प्यार करते हैं, उसके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तुमसे प्यार करते हैं क्योंकि तुम हमारे हो, तुम एग्जिस्ट करते हो. एग्जिस्टेंस नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड, लव्ड एंड रिस्पेक्टेड. जब उसको आप लिंक कर देते हो तो वो ट्रांजैक्शन है. देखो, रिस्पेक्ट तो तुम्हें तब भी मिलेगी जब तुम गलती कर आओगे. टफ होना और डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन करना मर्यादा के साथ हमको नहीं आता. हाँ, बैशिंग डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशन नहीं होती. डिसरिस्पेक्ट विद अनकाइंडनेस इज नॉट अ कॉन्वर्जेशन. इट्स जस्ट वेंटिंग आउट योर ओन हेल्पलेसनेस ऑन समबडी. ये बात मैंने सीखी. कि इंडियन जो बच्चे हैं ना वो ग्लोबली बहुत अच्छा कर रहे हैं ना. वेस्टर्न ऑथर्स जो होते हैं ना, वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन पेरेंटिंग
सिस्टम को, बट इंडिया की यार अगर डेप्थ में समझोगे ना, हमारे कंट्री का कल्चर ड्राइव कहाँ से हो रहा है, वो इट इज़ स्केर्सिटी से ड्राइव हो रहा है वो, ठीक है। जब इवन इन प्री मेडिवियल टाइम्स जब फूड वाज अ स्केर्सिटी, आप अगर हंट करने के लिए नहीं बच्चों को भेजोगे तो खाना टेबल पे नहीं आएगा शाम को, एब्सोल्युटली, है ना। तो अब हंटिंग के लिए एक 16 साल के बच्चे को अगर आपको तैयार करना है कि वो जाकर हंटिंग कर पाए, तो आपको उसको सिखाना पड़ेगा लड़ाई झगड़ा, एक वायलेंस उसके माइंड में, एक सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस डालना पड़ेगा, तब जाकर के वो हंटिंग के लिए रेडी होगा। इंडिया का जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिला तो कुछ नहीं था, उससे पहले की हिस्ट्री को हम कितनी भी ग्लोरीफाई कर लें, अगर हम लास्ट 70 साल की हिस्ट्री देखें तो उधर से जब हमें स्टार्ट करना था, जहाँ पर हमारा मिडिल क्लास नॉन एग्जिस्टेंट था, अपॉर्चुनिटीज़ नॉन एग्जिस्टेंट थे, तो एक माइंडसेट की ज़रूरत थी हमें, ताकि हम सोसाइटी को प्रोपेल कर पाएँ आगे। उधर से ही हमारा पेरेंटिंग सिस्टम आया। रोटी कपड़ा और मकान की जो लड़ाई होती थी, जो उन्होंने अपने लाइफ में करी, वो बच्चे को ना करनी पड़ जाए, ये जो फियर है, इससे लड़ने के लिए बच्चे को कैसे तैयार करना है, वहाँ से इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम जो है वो आ रहा है। और इसी अगर वो इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम नहीं होता तो शायद आज इन्फोसिस नहीं होता, विप्रो नहीं होता, HCL नहीं होता, या फिर हमारे बच्चे बाहर जाकर US में ऋषि सुनाक नहीं होता शायद, या फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला नहीं होता, सुंदर पिचाई नहीं होता। तो इसका क्रिटिसाइज करना इंग्लिश ऑथर्स को पढ़कर तो आसान है शायद, मेरे को हिंदी ऑथर से पूछना है कि ये इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम सही है या नहीं है। हिंदी ऑथर मतलब इंडियन ओरिजिन, हार्डकोर इंडिया से निकले हुए लड़के से पूछना है। ठीक है, सो लेट मी टेक अ स्टेप बैक, ओके, यू आंसर्ड इट। इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल का बिलीव सिस्टम आज भी हंटिंग ही है, ओके। हंटिंग चाहे जंगल में हो या मॉडर्न सोसाइटी में हो, हंटिंग ही रहती है। यू एंड आई हैव ग्रोन अप हंटिंग फॉर समथिंग। हंट को मैं अकम्पलिशमेंट एंड अचीवमेंट बोल सकता हूँ, ओके। द एंसेस्ट्रल लेगेसी बिलीव सिस्टम दैट ज़िंदगी अपनी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने अभाव देखा है, वो हमको विरासत में मिला है, तो हम भी अभाव से डरते हैं, ओके। अप्रिसिएशन का अभाव, रिस्पेक्ट का अभाव हो सकता है, मीन्स टू एन एंड ना होना उसका अभाव हो सकता है, तरह तरह के हो सकते हैं, ओके। सो इट्स अ एंसेस्ट्रल transference which has happened. So we are all built to hunt a challenge, hunt a promotion, etc. etc. Okay. But अब देखो बहुत beautiful transition भी आ रहा है in our generation, जहाँ parents are taking a call that तू वो कर जो तेरा मन करता है। Your dad would have not ever told you कि तेरे को क्या करना है, मेरे से नहीं पूछा गया, and I don't blame them because they were trying to create a life better than their own life. तो उनको यही पता था कि यार ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला लेते हैं, ये सोशल स्कैम कह लो इसको। बट बिकॉज वी केम आउट ऑफ द जनरेशन, हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ। अब हमारे मन में ये बात आती है कि यार जो खुशी हमको हमारा मन की चीज़ करके मिली, लेकिन वो 40 साल में मिली, तो हम बच्चों को अभी देने की कोशिश करते हैं। आई वॉज नेवर पुट इन टू एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बट माई डॉटर गोज फॉर डांसिंग। आई एम ट्राइंग टू सी कि उसको पेंटिंग अच्छी लगती है, स्केचिंग अच्छी लगती है, ओके। द on an average, the reliance on numbers थोड़ा सोसाइटी में कम आया है। You will be happily reconcile कि अगर बच्चे के 60 आ गए लेकिन वो खुश है, किसी चीज़ में अच्छा कर रहा है, ठीक है। मैं कितने पेरेंट्स से मिलता हूँ, सबका यही बिलीव सिस्टम है कि अंकित ठीक है यार, अपने को कौन सा अपने ज़िंदगी ने उखाड़ लिया, ठीक है। मैं तो खुद 60 वाला इंसान रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक आ गया तो कोई भी आ जाएगा। जो 90 वाला रहा है तो उसको ये लगता है कि यार हमने कौन सा 90 करके उखाड़ लिया, ठीक है। खुशी दे दो जिस चीज़ में अच्छा लगता है। तो ये सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन पेरेंटिंग एक ऐसे ब्रिंक पर है जहाँ कॉन्शियसनेस आ रही है, ओके। एंड विच इज़ वाई आई से दैट पेरेंटिंग स्टाइल्स ना चाहते हुए भी बदल रहे हैं। कैसे? वी डोंट नो वाई योर सन आस्क्ड फॉर अनकंडीशनल रिस्पेक्ट। तुमको भी शायद नहीं पता, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही डिड, ओके। अब तुम्हारे पास दो ही चॉइसेस हैं, या दे दो या मत दो। नहीं दोगे तो तुम्हें पता है क्या होगा, या तो वो दबेगा जो तुम दबाना नहीं चाहते, ठीक है, तो तुम दोगे, अपने आप को रोकोगे। तो वो पेरेंटल
ट्रांजिशन तो शुरू हो गया ना, हाँ फ्रॉम यू बीइंग योर फादर टू नाउ बीइंग हिज फादर, आइडेंटिटी में चेंज शुरू हो गया है. बट आई ऑल्सो फील दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स विच दिस जनरेशन होल्ड्स, नॉट टू डू समथिंग बिकॉज द सोसाइटी आस्क देम. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बहुत बढ़िया यूज केस है. मेरे को बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे मिले हैं जिन्होंने बोला है अपनी मर्जी से किया, यही करना था, सस्ता था इसलिए किया. द अग्रवाल्स एंड द खंडेलवाल्स तो फैमिली में चलते आ रहा है तो किया, डैड ने बोला तो किया. बट कोई बहुत रेयर मिलता है कि हमके यही बनना था, मन से किया. अब at this point of time, the breed of chartered accountants, I think statistically वो possibility ज़्यादा होगी कि लोग बोलेंगे यही करना था. हमारे ज़माने में जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, मुझे नहीं लगता कि वो मन से बने. जनरलाइज है, मदरहुड स्टेटमेंट है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट इट इज ट्रू. द फैक्ट इज दैट सबने 30,000 रुपए में प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती. करेक्ट है ना. करेक्ट. ये पूरा कोर्स इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिल सकती. हाँ. बॉस जिंदगी में चाहे इंसान तुम जैसे भी बनो, अगर एक डिग्री मिल गई, नाम के आगे सीए लग गया, तो भूखे नहीं मरोगे. हाँ. किताब के बारे में बहुत आजकल ट्विटर पे चल रहा है बैड थेरेपी, हाँ है ना. क्योंकि ये जब हम चाइल्ड इमोशंस के, उनके आज के बारे में बात करते हैं, इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया था उसके बारे में कि आजकल क्या है कि जैसे हमारी बात हो रही थी, एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करा, उसको बोल देंगे यार ये ना रीलोकेशन एंग्जाइटी हो गई है ना. अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो उसकी कोई फैंसी टर्म निकाल करके उसकी थेरेपी स्टार्ट हो जाएगी. बीइंग अवेयर अबाउट योर इमोशंस एंड बीइंग ओवरटली कैटेगराइजिंग इट एंड कॉलिंग इट आउट समथिंग. और इवन मेरे को ऐसा लगता है, मेरी इंटरप्रिटेशन राइट और रॉन्ग उसमें ये थी अंकित, कि अपने इमोशंस को और अपने आप को एक लेवल से ज़्यादा अगर सीरियसनेस दे दिया तो वो भी आप जो है ना, वो इट विल नॉट लीड टू अ फुलफिलिंग कैरेक्टर. बिकॉज लाइफ के अंदर क्या है, आज या 10 साल बाद या 50 साल बाद यू विल हैव इलॉन मस्क एंड जेफ बेजोस ऑफ द वर्ल्ड who are known for the outcomes that they have created, not what they have felt inside. Agreed. तो outcomes जो हैं उनकी importance शायद diminish नहीं होगी, जो आप feel कर रहे हो उसकी importance बढ़ ज़रूर सकती है. तो outcomes के towards अगर बच्चों को ले जाना है तो ये जो life के उतार चढ़ाव में ही वो खो जाएंगे अगर कि यार मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, मैं तो ऐसा feel कर रहा हूँ. How do you feel is the worst question that you can ask as per that book. क्योंकि इसका जो ट्रू आंसर की जो खोज है और वो खोज के बाद जो रिजल्ट है उसके अंदर जो टाइम एंड एफर्ट है और उसको एक सही स्टेट में इसका सही आंसर ढूंढने की जो जर्नी है, जब तक वो जर्नी कंप्लीट होती है उसका आंसर चेंज हो जाता है. तो ये एक लाइफ का ट्रांजिएंट नेचर है या लाइफ के उतार चढ़ाव हैं जिनको डील करना बच्चों को आना चाहिए. दे शुड नॉट टेक देमसेल्व्स टू सीरियसली. ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है और इसको जो है मोनेटाइज करना सीख लिया हमारे सिस्टम. करेक्ट. जो क्योंकि हमारा सिस्टम भी कहीं ना कहीं ट्रेंड बना दिया है, ट्रेंड बना दिया. एंड एक कैपिटलिस्ट सिस्टम जो होता है ना, वो ऐसी वनरेबिलिटीज़ को ढूंढ रहा होता है कि कहाँ पर जाकर के मैं एक वो हुक क्रिएट कर लूँ जहाँ से मैं जो है I can generate business for myself, because a capitalist system needs to keep feeding itself constantly without realizing the cost on the other side. That's the nature of a capitalist system and that is where the world is today. तो ये जो बहुत excellent. This is an excellent conversation. एक बारी के लिए ना सही गलत की रिपोर्ट कार्ड नहीं निकालते. हाँ. Okay. It comes timely because आज सुबह मैं भगवत गीता का ना पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ. हाँ. So there's a part where श्री कृष्ण at the start of भगवत गीता अर्जुन को बोलते हैं कि देख तेरी रेपुटेशन स्टेक पर है, ठीक है, तू इतना बड़ा योद्धा है, तो तू नहीं फाइट करेगा तो तेरी तो बदनामी हो जाएगी. ओके. नाउ इट्स कंट्रोवर्शियल बिकॉज इससे यार श्री कृष्ण क्यों बात कर रहे हैं जब उनको असली सच्चाई पता है. सो उसका मीनिंग ये है कि वो ज्ञान उस वक्त उस इंसान की अवेयरनेस के हिसाब से उस पर काम किया. बिकॉज अर्जुन वॉज वेरी ईगोइस्टिक, उसका अहंकार था. तो उसको अगर ये बोल देते उस वक्त बिना उसके अहंकार को तोड़े
कि देख चक्रव्यूह है, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ है, कोई तुम्हारा नहीं है, आत्मा है, नश्वर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई मैटर नहीं करता। तो बोलते लड़ते नहीं, बैठ जाते हैं। फिर हार और जीत अगर समान है तो अपना कर्म नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसके अहंकार को वो उस वक्त सुनना था। सो हर एक ज्ञान, हर एक फिलॉसफी इज ओनली एज गुड एज वेयर यू आर इन फॉर्म ऑफ अवेयरनेस, ओके। तो अगर हम ये बोले ना कि यार टर्मिनोलॉजीज क्यों बना रहे हो, ओके, तो वो भी डिपेंडिंग अपॉन कि आप अवेयरनेस की जर्नी में कहाँ हो, वो आपके लिए क्या करता है, उस पर निर्भर करता है, ओके, ठीक है। साइकोलॉजी और APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कर दिया है, ये भी बोल दिया है कि अगर आप दिन में 10 सेल्फी खींचते हो तो आपका सेल्फ एस्टीम इशू है, ओके। ये भी सच है, ओके। ये भी सच है कि जब लोग बोलते हैं कि यार हमारे ज़माने में डिप्रेशन नहीं होता था, ठीक है, बुरा लगता था तो हम बाहर जाके खेल आते थे, ठीक है, बाबा बोलते थे कि जा खेल आ थोड़ा सा, तो दिमाग खुल जाता था, तो वो भी एक सच है। बट दोनों चीज़ों से अगर जजमेंट निकलती है वो गलत है। मेरा ये बोलना कि यार क्या डिप्रेशन, मेरे ज़माने में डिप्रेशन, ये जजमेंट है। अरे वो उस माहौल में, उस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारे लिए काम किया, तब नहीं था कोई बताने वाला कि इसको डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे लिए वो सोल्यूशन काम किया, ओके। अब इस माहौल में, इस ज़माने में अगर तुम वो जजमेंट लगा के किसी को आज जज कर रहे हो तो तुम उसका भला तो नहीं कर रहे हो। तो वो 17 साल का बच्चा अगर चाहता है कि मुझे बता दो कि मेरे इमोशंस के साथ क्या हो रहा है एक इंटेलेक्चुअल फॉर्मेट में, तो उसकी एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, लेकिन वो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है कि उसको नहीं समझ में आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है। तुम ये सोचो कि अगर तुम्हें 25 दिन एल्बो में पेन होता है, ठीक है, और तुम्हें नहीं पता, तुम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, तुम्हारा दिमाग कैंसर से लेकर हर एक प्रोबेबिलिटी बनाएगा, ठीक है। कुछ भी गूगल करने जाओ तो वो अल्टीमेटली कैंसर पे है। द मोमेंट डॉक्टर के पास जाते हो और वो बोलता है कि इस इज कॉल्ड ट्राइसेप्स टेंडराइटिस, नॉर्मल है, टेनिस एल्बो जैसा, ठीक है, सेक करते रहो, 6 हफ्ते लेगा, तो तुम्हारी एंग्जाइटी शांत हो जाती है, ओके। तो यार नॉमेनक्लेचर्स ना थेरेप्यूटिक होते हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा है साला बॉडी में क्या हो रहा है, उसको अचानक से बता देते हो कि तुम्हें ये हो रहा है, तो एक आइडेंटिटी, एक शक्ल मिल जाती है अपनी मुसीबत की, और फिर आपको समझ में आता है उस शक्ल के भरोसे कि ठीक हो सकती है, इलाज है। एटलीस्ट दिमाग को डायरेक्शन मिलती है चिंता करने की, 15 डायरेक्शंस में नहीं भागता है, ओके। प्रॉब्लम तब आती है जब वो उससे बाहर ही नहीं निकलता। मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मुझे सोशल एंग्जाइटी है, वो प्रॉब्लम है, वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, बताया तो दिया डॉक्टर ने, अब आप मुझे बाहर क्यों लेके जा रहे हो? हाँ, वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ऐसा चिपक गया एक्शन के साथ कि उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कि वो पैरालिसिस हो गया एक्ट। सो अगर मैं गीता और ये वाली बात को जोड़ करके देखूं तो जो चीज़ तुम्हें तुम्हारा कर्म करने के लिए एनेबल कर रही है, हाँ बस वो ठीक है, वो थेरेपी है, और जो डिसेबल कर रही है वो खराब है। वो बैड थेरेपी है। और उसके बीच में तुम्हारी अवेयरनेस है, तुम इस अवेयरनेस पे पहुंच सकते हो कि आई हैव एंगर इश्यूज, ठीक है, और फिर 10 साल इसी अवेयरनेस पे रहते हो, तो देन यू स्टूपिड। अवेयरनेस लीड्स टू एक्शन। अंकित, कोई ऐसा इन योर इयर्स ऑफ वर्किंग विद पीपल टू डेवलप देमसेल्व्स, कोई एक ऐसा केस याद आता है जब आपको लगा हो यार ये मैं क्या डील कर रहा हूँ, ये तो ऑफिस से रिलेटेड कुछ नहीं है, या ये कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगा हो कि यार ये दिस इज डीप शिट व्हिच आई एम डीलिंग? एवरी स्टोरी, हाँ, एवरी स्टोरी इज डीप, बट समथिंग व्हिच वाज डीपेस्ट। देखो, मैं एट अ फंडामेंटल लेवल में इतने, एंड थैंकफुली आई हैड अ वेरी सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वर्किंग विद पीपल। पिछले 18 साल में बारिंग वन पर्सन मुझे कोई मेरी वजह से छोड़ के नहीं गया है। मुझे वो लगता है कि वो मेरी अचीवमेंट है। किसी को, सबको, जितने भी लोग रेजिग्नेशन हुए हैं ना, वी हैड उनको मुझे छोड़ने का दुख था, और मुझे उनको जाने देने का भी दुख था, बट उनकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत कुछ हो रहा था, ठीक है। सिर्फ एक इंसान था जो मेरी वजह से मुझे छोड़ के गया कि तुम्हारे साथ काम नहीं करना, ठीक है, एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव नो गिल्ट बिकॉज इंटेग्रिटी इशू था, ओके। उसमें से एक इंसान ऐसा है जो मेरे साथ 8 साल से है, एंड 2024 fucking somebody works with you for 8 years इज बिग,
इज बिग। 2 साल कोई काम कर जाए तो आपको लगता है ठीक है। अभी भी हमारी टीम का एवरेज टेन्योर 2.5 साल है, 0 कैजुअलिटीज। ओके, मैंने हर एक इंसान को कभी प्रोफेशनली समझने की कोशिश ही नहीं करी। मैंने हर एक इंसान को उसकी कहानी समझने की कोशिश करी विदाउट टेकिंग नेम्स। किसी की कहानी बहुत डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड से निकल कर आती है, तो मैं उसको उस हिसाब से देखता हूँ कि उसको हासिल इसलिए करना है क्योंकि उसको जवाब देना है। किसी की कहानी निकल कर आती है फ्रॉम एब्जेक्ट पॉवर्टी से, तो जब आप इंसान की कहानी समझते हो ना, उसको फीडबैक देना और उसके साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसका अग्रेशन, उसका डिफेंस, उसकी इनसिक्योरिटी कॉर्पोरेट लेंस से नहीं देख रहे हो ना। देख रहे हो यार ठीक है ना, वहाँ से आ रहा है, तो तेरे को ऑफेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं करेक्शन भी वहीं जाके करता हूँ, मैं उसको मिलता भी वहीं जाके हूँ। लेकिन जब हमारी टीम न्यू थी तो मैं बैठा लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, और मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सब बताया। होली का डर बताया, बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बताए, धीरे धीरे उन्होंने बताए। एंड तरुण, वो उस कहानी ने ना हम सबको बांध दिया। We got glued with each other. So now when I get angry or when I'm quiet or when my behavior is off, उनको सिर्फ वो behavior नहीं दिखता, उनको मेरी कहानी के जरिए उस behavior दिखता है. And similarly, that's compassion. So with people, there is always some deep shit. Okay. Are you courageous, vulnerable, इंसान enough कि तुम वो deep shit देख पाओ? कॉर्पोरेट्स में हम नहीं जाते उस डेप्थ में किसी इंसान को बचपन से समझने के लिए। हम एस्पिरेशन, मोटिवेशन, करियर, क्यों यहाँ पे आया वो समझ लेते हैं, बट उसकी लाइफ स्क्रिप्ट क्या है, क्या फोर्सेस थी जो वो बने, वो समझ जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाता है कॉर्पोरेट्स में रिश्ते निभाना। एक कॉर्पोरेट का सारा अगर जो है ताम झाम 1 सेकंड के लिए उतार दो तो फैमिली जैसा नहीं लगता है। जैसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में कुछ बातें बोलनी ज़रूरी हो जाती हैं, कुछ बातें करके दिखानी ज़रूरी हो जाती हैं। कभी कम बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कभी ज़्यादा लंबा बोल देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। करेक्ट। वैसा ही नहीं है क्या सब कुछ? Absolutely. Wow, why is it that you need to look at everything from a HR angle or a feedback model, और ये फ्रेमवर्क और वो फ्रेमवर्क? हम पढ़ लिख ज़्यादा जाते हैं, या वो फ्रेमवर्क्स भी तो इंसान को ऑब्जर्व करके ही बने हैं ना। इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस थिंग। एक अच्छे रिश्ते को जहाँ पे तुमने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं लगाई है, और एक अच्छे पुराने रिश्ते को अगर डिकोड करोगे तो वो फ्रेमवर्क ही निकलेगा। रिस्पेक्ट निकलेगी, सेफ्टी निकलेगी, उसकी बात सुनी मैंने, उसने क्या बोला, उसको क्या महसूस हुआ, वही निकलेगा, वही किताबों में भी लिखा है। सो बेस्ट प्रैक्टिस is a observatory conclusion to something which worked. तो फ्रेमवर्क कहाँ से बने? तो जार्गन्स हटा दो यार, और बेसिक वैल्यूज़ पे आ जाओ, बेसिक प्रिंसिपल्स पे आ जाओ जो किंडरगार्टन में बच्चों को सिखाए जाते हैं। हाथ खड़ा करके बोलो, तमीज़ से बात करो, ऊंचा मत बोलो, सामने वाले की बात सुनो। चले जाओ नर्सरी में, चले जाओ, वहाँ से लेसन उठाओ, देखो कभी कॉन्वर्जेशन गलत नहीं जाएगी। जो एक्चुअल फेलियर होता है, साल में एक बार होता है कि एक एम्प्लॉय को बोलना पड़ता है, हर एक ऑफिस को, कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, है ना। तो वो एक उस एम्प्लॉय के लिए एक एक्चुअल फेलियर है। कभी किसी को जो है 2 साल 3 साल बाद भी ये बोलना पड़ता है कि यार ये प्रमोशन तुम्हारे लिए इस समय नहीं है, 3रे साल में, 4थे साल में, 5वें साल में। कई बारी एक जो बेसिक क्राइटेरिया सेट करा जाता है कि अच्छा आप ये करोगे पूरे साल में, जो गोल सेटिंग का जो होता है वो नहीं फुलफिल होते हैं किसी भी वजह से, और कई बार कंसिस्टेंटली फुलफिल नहीं होते हैं। वो एक फेलियर है। उस फेलियर से जब कोई उस सिचुएशन में आता है तो किस व्हाट शुड दैट पर्सन बी थिंकिंग एट दैट? देखो, मैं इसको ना एक एनालॉजी दे के समझाता हूँ। ब्रेकअप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सडन ब्रेकअप्स आर प्रॉब्लम्स। घोस्टिंग इन अ रिलेशनशिप इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, रिश्ते दोनों ही सूरतों में टूटते हैं। अगर तुम्हें टूटता हुआ रिश्ता दिखाई देता है तो तुम प्रिपेयर्ड हो उस दर्द के लिए, उससे गुजरते हो। और अचानक से तुम्हारी ज़िंदगी से कोई चले जाए, फ़ोन उठाना बंद कर दे, घोस्ट कर दे, तो वो ख़तरनाक दर्द है। ओके, सिमिलरली विथ फेलियर, द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट द पर्सन इज़ नॉट गेटिंग प्रमोटेड, द प्रॉब्लम इज़ कि साला आज की बताया,
और सारे साल क्या कर रहे थे? इन कॉर्पोरेट्स में द प्रॉब्लम वी आर मेकिंग वी आर घोस्टिंग पीपल, वी आर घोस्टिंग देयर इमोशंस, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम टफ कॉन्वर्जेशंस. कभी इस पे डाल दिया, उस पे डाल दिया, HR पे डाल दिया. अरे इफ समबडी सकिंग एट वर्क, टेल हिम द फर्स्ट 3 months. करो हिम्मत और उसको 6 महीने में बताओ, और उसको ये भी बताओ कि तुम कैसे ठीक हो सकते हो. और फिर भी नहीं होगा तो उसको फिर भी दर्द होगा. Our responsibility is not to protect people. Our responsibility is to give enough information, context and space for people to know that they are failing. तो दर्द कम होता है, दर्द फिर भी होगा. The treatment of giving bad news sometimes is more important than bad news. ये दिमाग की सर्जरी या ब्रेन हैमरेज नहीं है कि तुम डॉक्टर की तरह आते हो कि नहीं बचा सकते. नहीं यार, there are 101 things which a professional can do. तुमको नहीं पता कि 6 महीने पहले से उसका पोर परफॉर्मेंस था, तुमको नहीं पता कि कैलिब्रेशन इश्यूज में क्या होता है, तुमको नहीं पता कि बजट क्या है, तुमको नहीं एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे, या एटलीस्ट दिमाग में किसी के एम्बिग्विटी डाल के तो छोड़ी जा सकती है कि देख नहीं बोल सकते गारंटी से, तू जो कर रहा है करता रहे. ओके, फिर भी दर्द होगा और धोखे की भावना नहीं आएगी. ट्रस्ट नहीं हिलना चाहिए, भरोसा नहीं हिलना चाहिए. फेल भले ही कर दो. ह्यूमन बींग्स डोंट नो हाउ टू सेग्रीगेट बिटवीन बोथ द इमोशंस. मैं फेल हुआ लेकिन साला धोखा दिया, मेरे फेलियर को एक्सेंचुएट करके मुझे दर्द देता है. मैं फेल हुआ लेकिन मुझे ये बोला गया दैट इट वॉज अ टफ डे, टफ ईयर, तूने ये चीज़ ठीक करी, फिर भी नहीं तू कर पाया. गिव मी अ रीज़न टू रिकनसाइल विथ माई फेलियर. तो थोड़ा डीप है, थोड़ी हम सब से मेहनत मांगता है किसी को ये समझाना कि तुम क्यों वो रेटिंग नहीं ले सकते. हेंस फेलियर इज सब्जेक्टेड टू, फेलियर का एक्सेप्टेंस इज सब्जेक्टेड टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, एंड इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू कि मैं उस एक्टिविटी, उस आउटकम से सक्सेस की डेफिनेशन डिराइव कर रहा था कि नहीं कर रहा था. अगर तुम्हें 1 साल पहले ही पता लग जाता है कि यार ये ना इस चीज़ से सक्सेस की डेफिनेशन डिराइव करता है, बहुत इम्पोर्टेंस देता है, तो तुम्हें पता है नहीं हुआ तो नीचे गिरेगा, तो संभालो, सारा साल लगाओ. एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर इंसानियत कम्स. कि बहुत जब तुम्हें दिख रहा था कि वो पागल हुआ बैठा है प्रमोशन के लिए, तो तुम आंखें बंद करके साला साल क्यों बैठे थे? भले ही तुमने कॉन्वर्जेशन की, वो फिर गिरा, चलेगा. वो उसका कर्म था, वो उसकी अवेयरनेस थी. यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट. फिर गिरेगा, फिर साथ बैठेंगे, फिर उठाने की कोशिश करेंगे. लेकिन सारा साल कुछ नहीं किया, फिर गिरा, फिर साथ बैठे, उठाने की कोशिश करी, वो ईमानदारी नहीं है. अंकित, डेथ पे क्या थॉट्स हैं तुम्हारे? खतरनाक थॉट्स हैं. हाँ, क्योंकि ये किताब में भी तुमने जो है, rather would you want to read something out? Let me read something out of death only. चैप्टर चेक करें कौन सा है. 15th चैप्टर, 101 पेज. बात करते हुए डेथ की डर भी लगता है, लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डेथ, रिलीफ भी महसूस होता है. लिबरेशन. इसका द मोस्ट फेवरेट पार्ट इज द फूल विद tears in his eyes asked, I fear death. What do I do? The wise man laughed and said, stop loving life so much. This came to me because I felt that we almost live in the illusion of permanence. माँ बाप कहीं नहीं जाएंगे, बॉडी कहीं नहीं जाएगी, रिश्ते कहीं नहीं जाएंगे, दोस्त कहीं नहीं जाएंगे. It's so important for us to talk to people about impermanence. And it's not just pure ज्ञान. But when I look at myself now कि मुझे कभी किसी ने नहीं बताया डेथ भी कोई चीज़ होती है. क्रीमेशन पे भी नहीं ले जाते थे, अभी भी शायद हम बच्चों को नहीं ले जाते. 6 साल तक ठीक है, 8 साल तक ठीक है, 14 साल के बाद बच्चों को ले जाना चाहिए, बात करनी चाहिए. ब्यूटिफुल डिस्कोर्सेज आर स्पोकन जब चौथा होता है, गीता के श्लोक पढ़े जाते हैं,
उस उम्र में जो दिमाग में बैठता है ना, वो आगे जाके सहारा दे सकता है। When I lost my sister, मुझे लगा यार या तो बूढ़े जाते हैं या तो बीमार जाते हैं, ये तो दोनों ही नहीं है, ये क्यों गई? वहाँ आँख खुली कि कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ। वैल्यू ऑफ लाइफ आती है। फिर ये भी पता लगता है कि यार एटलीस्ट वंस आप खुद से तो ये पूछो कि साला डेथ क्या है, क्या है मरना। ये इतना भयानक क्वेश्चन है कि पहला आपको जवाब वो मिलेगा कि किसी का चले जाना डेथ है, नहीं। बॉडी का बंद हो जाना डेथ है, शायद हाँ। फिर आपको लगता है कि साला बॉडी चल रही है तो मैं जिंदा हूँ। द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग डेथ, आई फील यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लाइफ। कि ये सांस चल रही साली यही ज़िंदगी है, ये बंद ना तो बंद। आई सॉ माई when my grandmother died was my first twist with death. मैं ऑफिस में था, मुझे मम्मी का फ़ोन आया, हमको पता था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। 15 September. Interestingly, my sister also died on the same day. At least she was in the hospital on the same day. 14 September को मेरा बर्थडे होता है। तो आई स्टिल रिमेंबर माई मम एक्सप्लेनिंग दादीज डेथ टू मी। इसे क्या हुआ, कैसे हुआ? इसे बस अचानक से एक आखिरी सांस आई, उनसे वो पानी की उल्टी हुई और फिर प्राण चले गए। तो तब तो नहीं समझ में आया, फिर बाद में समझ में आया साला प्राण चले गए। वो जो हवा घुस रही है ना बॉडी में, वो निकल जाती है और शरीर रह जाता है, और उसको हम इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। स्टार्ट और स्टॉप है। जब तक ये सांस है तो ऑर्गन्स चल रहे हैं। इट्स सो मिस्टिकल। फिर आप सोचना शुरू करते हो कि साली ये सांस जिंदगी है क्या? वो ज़िंदगी नहीं है जो तुम अपने बारे में सोच रहे हो कि हमके जाम ऐसा दिखता है, वो तुम्हारा नोशन है। बट यू रियलाइज द मोमेंट तुमने अंत के बारे में सोचा, तुम्हें ज़िंदगी के बारे में समझना शुरू हुआ। फिर मेरी बेटी पैदा हुई, इसको यहाँ से शुरू हो रही है ज़िंदगी। फिर मैंने अपनी मौत के बारे में सोचा, फिर मैंने हर एक इंसान की मौत के बारे में सोचा। तो दिन रियलाइज़ हुआ कि ये जो अटैचमेंट है, जो पर्पस सॉल्व करता है ना इंसान हमारी ज़िंदगी में, उससे हम डरते हैं कि वो नहीं कर पाएगा। सिमिलरली जिसको आप डिटैचमेंट कहते हो, मेरी नज़र में 10 बार सोचना चाहिए कि यार ये डिटैचमेंट कहाँ से रही है। अकम्पलिशमेंट को अचीव करते रहो, फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, वो डिटैचमेंट नहीं हो। तो साला बोर्डम भी हो सकता है कि दिमाग को अब चैलेंज नहीं मिल रहा है, तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि अब डिटैचमेंट से कि मेरा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, अब मैं क्या कर। मैं कोई नया सा चैलेंज ला के देता हूँ, तुम वहाँ चले जाओगे, अटेंशन तुम्हारी वहाँ चली जाएगी। तो डिटैच तो नहीं हो इसका मतलब वर्ल्ड से। तो मैंने वो स्पेस महसूस नहीं किया है, इसलिए मैं डिटैचमेंट तक नहीं पहुँचा। बट मैंने अटैचमेंट रिलेटेड सफरिंग महसूस करी है। बच्चों को कुछ हो जाए, मेरी बेटी को कुछ हो जाता है, मैं उससे इतना अटैच्ड हूँ कि मेरा ध्यान कहीं नहीं लगता। वो अटैचमेंट रिलेटेड सफरिंग मैंने महसूस करी है। तो मैं अटैचमेंट को देखने, ऑब्जर्व करने के पड़ाव तक पहुँच पाया हूँ कि हर वो चीज़ जिसमें मैं बहुत इन्वेस्टेड हूँ, वो मुझे कमज़ोर भी करेगी। वो नौकरी, किताब, मैं जिम से बहुत अटैच्ड हूँ। टॉक्सिक डिपेंडेंसी है मेरी जिम पे, और नहीं करता हूँ ना 4 दिन तो चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। अटैचमेंट सफरिंग क्रिएट कर रही है, इंडिफरेंट नहीं हो पा रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता है कि डिटैचमेंट क्या होती है, लेकिन मुझे ये पता है कि जितनी चीज़ों का कंट्रोल आप गिव अप करते जाओगे, आप डिटैच होते जाओगे। आइडेंटिफिकेशन विथ थिंग्स, पीपल, उसको गिव अप कर दिया ना तो वैराग औसम है। मैं तो बहुत दूर, कोसों दूर। मैं भी बहुत दूर। मुझे लगता है जो इंसान बोलता है ना कि मैं पास हूँ, वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा दूर है। अगली किताब कौन सी आ रही है?
अगली किताब आएगी अगले साल. इट इज़ होपफुली इट्स अ क्लिनिकल साइकोलॉजी फिक्शन. आसान भाषा में एक लड़के की कहानी है जिसको एक क्लिनिकल डिसऑर्डर होता है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी. टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी यहाँ कान के पीछे से निकलती, मिर्गी का दौरा जैसे होता है ना. और वो न्यूरोसाइंस सेज कि वो दिमाग के अंदर एक जी स्पॉट होता है, उसको गॉड स्पॉट कहते हैं. तो वो ऐसे भ्रम क्रिएट करती है कि यूनिवर्स आपसे बात कर रही है. सो ही स्टार्ट्स टू बिलीव दैट ही इज गॉड एंड ही इज बीइंग गिवन पावर्स टू करेक्ट द इम्बैलेंस. फिर दूसरी बीमारी उसको हो जाती है हाइपर एक्टिव एमिगडाला, जिसका मतलब कि उसको खून देखने की आदत हो जाती है. तो अब उसका दिमाग एक कहानी बनाता है कि देखो तुम मसीहा हो और ख़राब लोगों को मारने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है. तो वो लोगों को मारना शुरू कर देता है एंड स्लोली ही गोज टू असाइलम. और ये सारी कहानी जो है एक फिल्म मेकर है जो मेडिकल कंडीशंस के ऊपर बनाता है पिक्चरें, वो लिख रहा है. सो आई वांटेड टू राइट समथिंग ऑन, मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस और न्यूरो साइंस बहुत पढ़ा है. तो ये इट वाज अमेजिंग दैट हाउ जब तक दिमाग चल रहा है तब तक वो कहानी तुम्हें दे रहा है और उस कहानी में हम विश्वास कर रहे हैं. दिमाग में कोई भी गड़बड़ी और तुम्हारी कहानी बदल जाएगी. यार एक इसमें ना मेरे को चीज़, क्योंकि ये टॉपिक छेड़ दिया आपने और मेरे बहुत क्लोज है ये. क्लोज इसलिए क्योंकि मैंने एक लाइफ में एक रिसर्च करी है इसके ऊपर थोड़ी सी, जो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगी. बट ये किसी को भी बोलना बड़ा या समझाना, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. एक आदमी जिसका दिमाग उसको एक कहानी बुन करके दे रहा है, वो उस कहानी पे एक्ट कर रहा है बिलीविंग कि मैं भगवान के रास्ते पे चल रहा हूँ. करेक्ट. ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मैं भगवान के रास्ते पे चल रहा हूँ इसलिए मैं दान कर रहा हूँ, वो सही. करेक्ट. मैं समझता हूँ या मेरा दिमाग मुझे समझाता है कि मैं भगवान के रास्ते में चल रहा हूँ और सीरियल किलर बनता हूँ, वो गलत. ये कैसे? बट इन दोनों ही केसेस में, क्योंकि गीता या आप कोई भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ लो, वो तो ये कहती है कि कर्म सही या गलत, तो वो तो वांटेज पॉइंट हो सकता है देखने का. करेक्ट. उसका निर्णय कैसे होता है? निर्णय इससे होता है कि वो किस भाव से जन्मा है. करेक्ट है ना? वो भाव अगर सही तो कर्म भी सही. करेक्ट. भाव यही है कि मैं भगवान के रास्ते पे चल रहा हूँ, कर्म अलग है. करेक्ट. जजमेंट देखो, आपने बहुत इंटरेस्टिंगली, मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ. जब आपने पहली चीज़ बोली कि अगर मैं भगवान के रास्ते पे चल रहा हूँ, चैरिटी कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद बोला कि अगर मैं सीरियल किलर बन रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस आपने जब बोला क्या था पता है? पहले में आप खुद को पिक्चर कर रहे थे, दूसरे में आप किसी और को पिक्चर करके उसको जज कर रहे थे. हाँ, ठीक है. तो अगर आपने ये बोला होता ना कि अगर मैं ही सीरियल किलर बन रहा हूँ और तो मैं ही अपने आप को जज कर रहा हूँ, तो आप सीरियल किलर बनते ही नहीं. क्योंकि आपका दिमाग आपको पहले रीज़न देता ना कि क्यों सही है मारना, आपके पास रीज़न होता ना, तो वो भगवान की स्टैंप लगा के बोले, अथॉरिटी की या अपने पास्ट की या बदले की या किसी चीज़ की भी, लेकिन आपका दिमाग किसी भी हाल में आपको आज़ादी देगा ना वो चीज़ करने की. इवन इन अ केस ऑफ सोशियोपैथ, ओके, psychotic patients where they don't feel emotions, there is also brain processing, right? That brain process could be incomplete, could be dysfunctional, okay, which is why they are maladaptive. But कुछ तो उनके दिमाग में मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ब्रेन प्रोसेस तो कुछ कर रहा है ना. उस प्रोसेस का ऑडिट करोगे तो उस ऑडिट में लीक्स निकल सकते हैं, बट ब्रेन का प्रोसेस तो है जिसकी वजह से उसका दिमाग कंक्लूजन पे पहुंचा. उसको डेथ ऑफ कॉन्शियसनेस और डेथ ऑफ अवेयरनेस भी बोल सकते हैं कि इसकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ही चली गई है. ठीक है, जो दिमाग बोल रहा है उस पर मान लेता है. ठीक है, तो ये खून करने निकल लेता है. तो इट्स मोर वाइडर. जजमेंट एंड सही गलत सेकेंडरी है, ओके, बट फंडामेंटली तुम्हारे दिमाग में हो क्या रहा है अगर तुम्हें पता है तो एलिमेंट ऑफ कंट्रोल रेगुलेशन है. तुम्हारे दिमाग में हो क्या रहा है तुम्हें नहीं पता है, तो फिर जो दिमाग बोलेगा. स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? ठीक है, तुम्हारा स्किज़ोफ्रेनिया, हमको लगता है कि जैसे आपको अगर स्किज़ोफ्रेनिक हो तो आपको लगेगा कि मैं आपको मारूंगा, ये आपको मारेगा. ठीक है, ये क्यों हो रहा है आपके साथ? क्योंकि वो जो डुअलिटी है दिमाग को ऑब्जर्व करने की, साले क्या बोल रहा है, थोड़ी मारेगा. ठीक है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, गलत मत सोच.
यही डिफरेंस है एक नॉन स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में और स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में। शक आपको भी होगा, लेकिन आपके पास रैशनैलिटी होगी ये सोचने के लिए, अवेयरनेस होगी, नहीं गलत है, तो घबराया हुआ है, तो डरा हुआ है। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को दिमाग जब ये बोलता है कि वो मारेगा, तो वो उसका दिमाग हाँ मारेगा, चाकू से मारेगा, आग लगा देगा। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ, सेल्फ प्रोटेक्शन में आ जाते हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो एक अवेयरनेस लीडिंग टू कंट्रोल है वो ख़त्म है। अब वो एनाटमी में शुरू होता है या वो बिहेवियर में बाद में आता है, वो हम नहीं कर सकते। इन मोस्ट केसेस स्किज़ोफ्रेनिक ब्रेन्स एनाटमी ऑल्सो चेंजेस। Severe depressive tendencies, the brain's anatomy changes. And the moment brain's anatomy starts to change, therapy doesn't work because it's a ये व्यू तो नहीं ले सकती एनाटमी अगर ये फिजिकल चेंज है। हाँ, तो दिमाग अगर श्रिंक हो गया है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और नियोकॉर्टेक्स और एमिगडाला के साथ चिपक गया है, हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ, चिपक गया ना, देन यू कांट चेंज द एनाटमी ऑफ द ब्रेन, देन यू हैव टू गॉट डैम लिव विद इट। तो फिर आप ब्लड पतला करने की मेडिसिन दे के ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर सकते हो, ठीक है, जिससे नींद आती है, इंसान स्लो रहता है ताकि वो बिहेवियरल टेंडेंसीज ना आए। बट दिमाग में कोई भी खलबली इंसान की शख्सियत बदल सकती है। इट्स अ फैंटास्टिक प्रोफाउंड लिंक दैट हाउ हू वी आर इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन्स एक्टिविटी। इज एवरी सीरियल किलर इल इन हिज ब्रेन? कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा हो? देखो, इलनेस को रिप्लेस करो, मैल अडेप्टिव है। मैल अडेप्टिव क्या होता है? जब वो सर्कमस्टेंसेस देख के उसका दिमाग अडेप्ट नहीं कर पाता है, वो कैद है किसी चीज़ में। इलनेस रिलेटिव है, इल तो आप भी हो, इल तो मैं भी हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो मैल अडेप्टिव हो जाता है, जब हम अपनी इलनेस, ट्रबल, डिसफंक्शनैलिटी को कंट्रोल करेक्ट नहीं कर पाते और उसके स्लेव बन जाते हैं, उसको यस आप क्लिनिकल टर्म्स में मेंटल इलनेस बोल सकते हो, साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर्स बोल सकते हो। इट्स अ डिसफंक्शनैलिटी। उसको एम्पैथी नहीं आती, कंपैशन नहीं आता उसको। 24 घंटे अगर मैं आपके दिमाग में एक ही टेप रिकॉर्डर चलाऊं कि वो मुझे मार देगा, तो आपकी बॉडी प्रिपेयर करेगी उसको मारने के लिए, क्योंकि आप सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में चले जाते हो। और इंसान सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड में ज़ॉम्बी होता है, जहाँ सिर्फ उसको अपनी बेसिक अर्जेस समझ में आती है, खुद को प्रोटेक्ट करना और सामने के खतरे को ख़त्म करना। वो हंटर गैदरर मोड में चला जाता है, ठीक है। दैट्स मैल अडेप्टिविटी। सो स्पेसिफिकली अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी में जाएंगे और सीरियल किलर्स की बात करेंगे, सोशियोपैथ्स की बात करेंगे, सो यू रियलाइज दैट more than their outcome, you understand their background. There is immense trauma, there is domestic violence, there is sexual abuse. Every serial killer has had a very severe history of inflicting torture and some form of suffering, जिसकी वजह से ब्रेन ने एक रास्ता अपनाया। वो रास्ता जो अपनाया वो मैल अडेप्टिव निकला, बिकॉज ब्रेन कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दैट्स क्रिमिनल साइकोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये किताब आपकी जब आएगी ये। हाँ, it's come out well. इस पे काम चल रहा है अभी, but it's gonna take about a year. So we'll wait for it, Ankit. Thank you. Any excerpt or parting message to the readers with regard to this book? हिम्मत लगेगी पढ़ने में। हिम्मत तो लगती है। So मैं I don't know if you mind it, but मैं बता देता हूँ, ये जो book है, it deals with 30 emotions that we face on a daily basis, and those 30 emotions, how do they actually, मैं कहूँगा बहुत ही अनफिल्टर्ड तरीके से आपने लिखा है कि जो एक्चुअली आपके अंदर होता है, जिस तरह से ये एक्चुअली आपको इम्पैक्ट करता है। द मोस्ट नेगेटिव बुक ऑन पॉजिटिविटी, शायद इसका नाम इसीलिए है, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद नेगेटिव, the negativity inside you and how to deal with that negativity so that you come out on top of it. Correct. That is the ending of every chapter. Absolutely. Beautifully, I would say collated. That's the right word for this book. Thank because कौन से 30 वो emotions हैं जो हम सब relate कर पाएंगे जिनसे, ये उधर ये book hit करती है. So I think that's a marvelous book, and I will wait for your next book also. Thank you, Tarun. Thank you. It was wonderful chatting with you. Lovely. मज़ा आ गया।